हेलो दोस्तों, तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए चार्म ऑफ सोल पेट्स का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हमने देख लिया कि मोयान को एक छोटा सा लिटिल फॉक्स मिल जाता है जिसका नाम उसने मोजी रख दिया था। लेकिन मोयान को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि मोजी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मोजी एक म्यूटेटेड मूनलाइट फॉक्स थी जो कि काफी तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। दूसरी तरफ उस नाइटमेयर आइलैंड को कंट्रोल करने वाला मिस्टर काउ तो मोयान की जान के पीछे पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो वो इन बच्चों के दरमियान एक डेथ कंपटीशन शुरू करवा देता है, जिसके दौरान कई सारे बच्चे मारे गए। उसे लग रहा था कि मोयान भी कमजोर होने की वजह से मारा जाएगा, लेकिन मोयान तो उसकी सोच से काफी ज्यादा ताकतवर निकला, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस आइलैंड के सबसे 2 पावरफुल वॉरियर्स को हरा चुका। लेकिन ये बात मिस्टर काउ को हजम नहीं होती, इसलिए वो गुस्सा होकर फौरन खुद ही अरीना में आते हुए यहाँ मोयान पर हमला करने शुरू हो गया। इससे पहले कि वो यहाँ मोयान की जान ले पाता, तभी अचानक वहाँ मास्टर्स आ गए थे, जो कि मिस्टर काउ को रोकते हुए कहते हैं कि इस लड़की को जीने दो। मेरा व्हाइट नाइटमेयर इसकी बॉडी में है, मैं चाहता हूँ कि ये उस नाइटमेयर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खिला के उसे ताकतवर करे। मिस्टर काउ को इस बात की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो मास्टर जिया के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपने सर्वेंट के साथ मिलकर दोबारा से इवल प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। वो प्लान कर रहा था कि क्यों न मैं अपने आइलैंड के बच्चों को दूसरे आइलैंड के साथ कम्पीट करवाऊं, जिस मौके का फायदा उठाकर मैं मोयान की जान भी ले सकता हूँ। अब आगे तो अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मोयान और मोजी से होती है। पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और मोयान को मालूम हो चुका है कि मिस्टर काउ ने बाकी के आइलैंड वाले लोगों को यहाँ एक कंपटीशन के लिए बुलाया है, जिसके लिए वो मोजी के साथ मिलकर अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। मोजी ने इस पिछले हफ्ते में 2 नए अटैक सीखे थे, जिनमें से एक का नाम था फ्लेमिंग थंडर ग्लो और दूसरे का नाम था मूनलाइट ब्लड क्लॉट टेक्निक। इन दोनों नई टेक्निक्स को मोजी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। तभी अचानक यहाँ मोयान को कुछ नए लोग दिखाई दिए, जो कि अपने साथ बहुत सारे कोर क्रिस्टल्स लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों की नजर भी मोयान पर पड़ गई और वो लोग मोयान की फोक्स को देखते हुए हंसना शुरू कर चुके। उनमें से एक लड़की जिसका नाम जियालिन था, वो यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि कैप्टन जाओ, देखो तो सही ये कितनी क्यूट फोक्स है और देखो इसमें कितना गुस्सा भरा है, क्या हम इसे मजा चखाए? जिस पर जाओ मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम लोगों का वक्त कीमती है, फजूल में इन लोगों पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। इसी तरह की बातें करते हुए वो लोग मोयान से बिना फाइट करते ही वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे जब मोयान यहाँ अपने दोस्तों के पास आकर उनसे मिलता है, तो मोयान को जानने को मिला कि उसके कई सारे दोस्त ऑलरेडी जख्मी हालत में पड़े थे, जिनके कोर क्रिस्टल्स को कल रात जाओफेंग नाम के एक आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छीन लिया था। मोयान समझ जाता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर मौजूद गुफेंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग समझते क्या है, दूसरे आइलैंड से ये लोग हमारे आइलैंड पर आकर हम लोगों से ही चोरी कर रहे हैं। एक बार इन लोगों का कंपटीशन में हमारे साथ सामना हो जाए, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ मोयान यहाँ पर इन लोगों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अभी मुझे मोजी के साथ ट्रेनिंग करने जाना होगा। और इसी तरह की बातें करते हुए मोयान वहाँ से चला गया, जबकि गुफेंग यहाँ पीछे से आवाजें देते हुए कहता है कि हाँ मोयान, अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि आने वाली फाइट में तुम्हें मोजी के साथ मिलकर जाओफेंग और उसके चमचों को मजा भी चखाना है। जबकि मोयान तो पहले ही अपने मन में मिस्टर काउ के लिए गुस्सा लेकर भरा हुआ था, क्योंकि वो मिस्टर काउ से भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसके बाद आखिरकार हम लोगों को कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ अरीना के आसपास कई सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर बताता है कि मैं किंगडाउ आइसलैंड का एक चीफ हूँ, साथ ही साथ आज की इस कंपटीशन का होस्ट और रेफरी भी मैं बनूंगा। असल में इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग नाइटमेयर पैलेस के लिए अच्छे से अच्छे योद्धा को इकट्ठा कर सके। यहाँ पर वो सबसे पहली फाइट के लिए अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं कि पहली फाइट होगी किंगमो आइलैंड वर्सेस नाइटमेयर आइलैंड के दरमियान। किंगमो आइलैंड को कंट्रोल करने वाले हैं जनरल गाओमेंग और दूसरी तरफ नाइटमेयर आइलैंड को कंट्रोल करने वाले हैं मिस्टर काउ। जनरल गाओमेंग और मिस्टर काउ दोनों की अपनी टीम पर काफी ज्यादा भरोसा था और इसलिए वो दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ चीफ ने यहाँ दोनों आइलैंड के बच्चों को अरीना में बुला लिया। यहाँ किंगमो आइलैंड का लीडर कोई और नहीं बल्कि जाओफेंग था, जो कि अपने साथियों को लेकर अरीना में पहुंच जाता है। दोनों ही टीम में 10-10 वॉरियर थे, जबकि नाइटमेयर आइसलैंड की टीम को लीड करने वाला गुफेंग था और मोयान भी उसी की टीम में शामिल है। जाओफेंग की टीम अपने सामने गुफेंग और उसकी टीम को देखकर हंसना शुरू हो गई, क्योंकि पहले भी ये लोग इनसे इनके कोर क्रिस्टल्स को चुरा चुके हैं और ये लोग चाहकर भी कुछ ना उखाड़ पाए। इसलिए जियालिन और जाओफेंग को तो लग रहा था कि वो लोग आसानी के साथ इस फाइट को जीत जाएंगे। दूसरी तरफ गुफेंग और उसके दोस्तों को तो पहले ही जाओफेंग और उसकी टीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो अपने कोर क्रिस्टल्स को इन लोगों के हाथों गवा चुके हैं। साथ ही साथ टैंगिंग ने भी यहाँ मोयान को बता दिया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस रात हमसे हमारे कोर क्रिस्टल छीने थे। मोयान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। ये कहते साथ ही वहाँ पर मौजूद 20 के 20 वॉरियर्स ने अचानक से अपने सोल पैड्स को बाहर निकाल लिया, जिनमें से कुछ सोल पैड्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जाओफेंग के पास तो एक 6 आई आर्मर्ड सोल बीस्ट था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। सब लोगों की नजरें उस पर चली गई थी। दूसरी तरफ चीफ ने वहाँ अरीना
में एक शील्ड क्रिएट कर दी, जिस शील्ड की वजह से इंसान अरीना के अंदर नहीं जा सकते। वो चाहते थे कि सोल बीस्ट इस वक्त एक दूसरे के साथ फाइट करे और इंसान बीच में इंटरफियर ना करे। इसी मकसद को लेकर उन्होंने आखिरकार कंपटीशन शुरू करा दिया, जहां दोनों तरफ के सोल बीस्ट तेजी के साथ एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये आर्मर्ड बीस्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि सिर्फ अपने एक पंजे का इस्तेमाल करते अपने सामने मौजूद सारे के सारे बीस्ट को पीछे की तरफ पटक देता है। मुयान को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, जबकि मिस्टर काओ भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। मास्टर गुमेंग तो यहाँ मिस्टर काओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो। जबकि साथ बैठे हुए जीमो आइलैंड के जनरल लू भी उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी टीम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकली, लगता है कि तुमने उनके साथ ज्यादा मेहनत नहीं की। जनरल गुमिंग और जनरल लू दोनों की इस तरह के ताने सुनकर मिस्टर काओ को तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुयान समझ गया था कि अब उसे और मुझे को ही कुछ करना होगा, इसलिए वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि उस बड़े आर्मर्ड बीस्ट को मुझ पर छोड़ दो, मैं और मुझे उसे संभाल लेंगे। तब तक तुम बाकी के जितने भी बीस्ट है उन्हें जल्द से जल्द हराने की कोशिश करो। जो सुनकर गुफेंग थोड़ा सा परेशान तो हो गया कि आखिर ये छोटी सी मूनलाइट फॉक्स उस बड़े से आर्मर्ड बीस्ट का क्या उखाड़ लेगी, लेकिन उसे मुयान पर भरोसा था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुयान ने मूजी को ऑर्डर देते हुए सीधा उसी आर्मर्ड बीस्ट की तरफ भेज दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मूजी अपनी मूनलाइट शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ उस आर्मर्ड बीस्ट के यहाँ वहाँ घूम रही थी। और चूंकि वो आर्मर्ड बीस्ट काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए वो मूजी को नहीं पकड़ पा रहा। इसी वजह से उस आर्मर्ड बीस्ट का काफी ज्यादा वक्त जाया हो रहा था। लेकिन सॉफ्टवेयर को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आर्मर्ड बीस्ट को हुक्म देते हुए कहता है कि उस मामूली फॉक्स को जाने दो, बल्कि पहले तुम दूसरे बीस्ट को हरा दो। जो सुनकर वो आर्मर्ड बीस्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गुफेंग के स्टोन बीस्ट पर हमला कर चुका, जिसे उसने हिट करते हुए अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। मुझे ये देखकर स्टोन बीस्ट को बचाने के लिए फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने पंजों का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। और उसके इन स्लैश अटैक्स की वजह से आर्मर्ड बीस्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो सब देखकर ज़ाओफेंग अपनी दोस्त से कहता है कि जियालिन, इस बेकार सी फॉक्स का कुछ करो, मुझे ये बिला वजह तंग कर रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरा आर्मर्ड बीस्ट फाइट पर ध्यान नहीं दे पाएगा। जो सुनकर जियालिन जवाब देते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, इस बेकार सी फॉक्स को तो मैं देख लूंगी। और ये कहने के बाद वो अपनी फ्लेम किट को आगे की तरफ भेजते हुए मूनलाइट फॉक्स पर अटैक करने को बोल देती है, जहाँ पर मुझे उस फ्लेम किट के अटैक से खुद को बचाने के लिए दूर भागना शुरू हो गई। और चूंकि मुझे उस फ्लेम कैट के साथ बिजी हो चुकी है, इसलिए पीछे की तरफ आर्मर्ड बीस्ट को रोकने वाला कोई नहीं। आर्मर्ड बीस्ट और विंड बीस्ट इस वक्त दुश्मनों के सबसे दो पावरफुल बीस्ट थे, जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सामने वाले हर एक बीस्ट पर हमला करते हुए उन्हें आसानी के साथ घायल करते हुए हरा रहे हैं। गुफेंग देखता है कि उसके दोस्तों के सोल बीस्ट काफी तेजी के साथ इंजर्ड हो रहे हैं, जिन्हें वो वापस लेकर कल्टीवेशन करना शुरू हो गए ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी नाइटमेयर आइलैंड के 10 के 10 वॉरियर्स हार जाएंगे। और अगर अरीना के अंदर इन लोगों का कोई भी बीस्ट ना रहा तो ये लोग कंपटीशन को हार गए। इसीलिए परेशान होते हुए गुफेंग यहाँ पर मोयान को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मोयान, मुझे से कहकर जल्द से जल्द उस फ्लेमिंग कैट से अपनी जान छुड़वाओ। जबकि दूसरी तरफ वो टैंगिंग से कहता है कि अपने डीमन फ्लावर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए आर्मर्ड बीस्ट को कुछ वक्त तक घेर के रखो, हमें थोड़ी सी वक्त की जरूरत है। जो सुनकर टैंगिंग बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो अपने डीमन फ्लावर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आर्मर्ड बीस्ट को कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही जकड़ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ मोयान ने भी मुझे से कह दिया था कि बस बहुत हुआ, भागना, अपने ब्लड क्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल करो। जो सुनकर मुझे बिल्कुल ऐसा ही करती है। और उसका ये ब्लड क्लॉट अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके एक अटैक से हम देखते हैं कि उसने फ्लेमिंग कैट को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। इवन कि जियालिन भी इंजर्ड होते हुए फौरन अपनी जगह पर गिर जाती है। ज़ाओफेन उसे सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर जियालिन जवाब देते हुए कहती है कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। उस मामूली सी फॉक्स ने मुझ पर सिर्फ एक ही अटैक किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ मूजी मोयान के ऑर्डर्स पर लगातार अपने सामने वाले हर एक बीस्ट पर अटैक करते हुए उसे स्लाइड से जख्मी करती जा रही थी। इसी तरह करते हुए मूजी ने वहाँ पर मौजूद कुछ बीस्ट को घायल कर दिया था। यानी कि अब नाइटमेयर आइलैंड के डिसाइपल्स के पास भी दोबारा से एक मौका आ चुका है, इसलिए वो लोग थोड़ी सी पुरुमीद हो चुके थे। जबकि अरीना से बाहर हम लोग यहाँ जीमो आइलैंड के डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि इस मूनलाइट फॉक्स को देखते हुए कह रहे थे कि ये लिटिल फॉक्स मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। दूसरी तरफ चीफ भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे, उन्हें मूनलाइट फॉक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन दूसरी तरफ अरीना में मौजूद ज़ाओफेन तो अपनी टीम को हारता हुआ देखकर गुस्से में आ गया था, इसलिए वो अपने एक दोस्त से कहता है कि अपने विंड बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरे आर्मर्ड बीस्ट को आजाद करवाओ। जो सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। विंड बीस्ट के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि डीमन फ्लावर के रूट्स टूट गए और आर्मर्ड बीस्ट एक बार फिर से आजाद होकर चलने के काबिल हो गया। इसलिए ज़ाओफेन हंसते हुए कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि ये मामूली सी फॉक्स हमारा क्या करेगी। डीमन फ्लावर बीस्ट को तो विंड डीमन ने घेर के रखा था, यानी कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे की मदद नहीं कर सकती और वो आर्मर्ड डीमन मुझे के पीछे ही पड़ चुका है। इसलिए मोयान मुझे से कहता है कि हम लोग भाग नहीं सकते, अब तुम्हें अपनी मूनलाइट ब्लड क्लॉ का इस्तेमाल करना ही होगा। जो सुनकर मुझे ने भी अपने ब्लड क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया था और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़
बढ़ते हुए लगातार उस आर्मर्ड बीस्ट पर 2-3 क्लॉ अटैक तो कर देती है। लेकिन ज़ाओफेंग हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे मामूली से पंजे मेरे आर्मर्ड बीस्ट की स्केल्स को तोड़ सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन मो यान मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद तुम अपने आर्मर्ड बीस्ट को कुछ जरा ही ताकतवर समझ रहे हो, जरा आंखें खोलकर देखो। ये सुनकर ज़ाओफेंग जैसे अपने आर्मर्ड बीस्ट की तरफ देखता है तो उसे जानने को मिला कि उसके आर्मर्ड बीस्ट का तो गला कट चुका है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मुजी ने अपने ब्लड क्लास से किया था। इसी वजह से हम देखते हैं कि अचानक ज़ाओफेंग की सोल पर भी इसका इफेक्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे आर्मर्ड बीस्ट का खून बहेगा ज़ाओफेंग की सोल भी कमजोर होती रहेगी। ज़ाओफेंग के दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर आपस में डिसाइड करते हुए कहते हैं कि हमें बॉस के बीस्ट की जान बचानी होगी, जिसके लिए वो अपने सोल बीस्ट को फौरन से यहाँ आर्मर्ड बीस्ट के सामने ले आए। जबकि दूसरी तरफ आर्मर्ड बीस्ट भी तेजी के साथ ज़ाओफेंग की तरफ ही बढ़ता रहा था, ताकि ज़ाओफेंग वापस से उसे अपने सोल स्पेस में बेचकर जल्द से जल्द उसे रिकवर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मो यान, गुफिंग और बाकी की टीम वाले ऐसा नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि हम लोग आर्मर्ड बीस्ट को जितनी देर तक हो सके अरीना में रोक कर रखे। उसका जितना ज्यादा खून बहेगा इतना ही इन लोगों को ज्यादा फायदा है। इसलिए हम देखते हैं कि मूजी और बाकी के सारे सोल बीस्ट तेजी के साथ आगे आर्मर्ड बीस्ट के पीछे पड़ चुके थे। चाहे इन लोगों के सामने चाहे कोई भी दूसरा सोल बीस्ट आ जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि डीमन फ्लावर बीस्ट ने फौरन से अपने रूट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आर्मर्ड बीस्ट को कैप्चर कर लिया, जो देखकर तो ज़ाओफेंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर तभी अचानक वहाँ पर विंड डीमन अपनी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका और आर्मर्ड बीस्ट बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच जाता है, जहाँ से ज़ाओफेंग उसे वापस अपने सोल स्पेस में ले चुका है, ताकि वो जल्द से जल्द उसे लेकर रिकवर कर सके। इसी तरह से आर्मर्ड बीस्ट की जान बच गई थी। टैंगिंग को तो ये देखकर काफी सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गुफिंग उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। अब आर्मर्ड बीस्ट बेशक जा चुका है, लेकिन हमें बाकी के सब बीस्ट को भी उसके आने से पहले खत्म करना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द इस बैटल को जीत सके। जो सुनकर मो यान अपने मन में सोचता है कि अब सिर्फ अरीना में विंड बीस्ट ही पावरफुल बचा है, बाकी हमने सबको ऑलमोस्ट हरा दिया। इसलिए इन सब लोगों ने अपने सारे सोल पैड्स को फौरन से विंड बीस्ट के पीछे लगा दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि विंड बीस्ट अरीना में एक बहुत बड़ा विंड टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े स्टोन्स थे और इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सब सोल बीस्ट को हिट करते हुए नीचे की तरफ गिराता जा रहा था। लेकिन चूंकि मूसी की रफ्तार बहुत ही तेज है, इसलिए वो आसानी के साथ उस टोर्नेडो में मूव कर रही थी और वो उन्हीं स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जहाँ इसी तरह से मूव करते आखिरकार हम देखते हैं कि वो विंड बीस्ट के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुकी थी और वो तेजी के साथ अपने स्लैश का इस्तेमाल करते उसे भी नीचे की तरफ गिरा देती है। यानी कि मूसी ने विंड बीस्ट को भी हरा दिया। अब उसके सामने कोई भी दूसरा बीस्ट नहीं बचा और वो हाउल करना शुरू हो गई, जबकि चीफ भी फौरन से अपनी जगह पर खड़े होकर नाइटमेयर आइलैंड को विनर डिक्लेयर कर चुके, क्योंकि किंगो आइलैंड के किसी भी डिसाइपल का बीस्ट इस वक्त अरीना में मौजूद नहीं, इसलिए वो लोग बहुत ही निराश हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ गुफेंग और उसके दोस्तों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो फौरन से मो यान के पास आते हुए कहता है कि हम लोग ये जीत तुम्हारी वजह से ही हासिल कर पाए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मो यान भी यहाँ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। चारों तरफ इन लोगों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तभी अचानक हम यहाँ पर जीमो आइलैंड के वांग किलो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कह रहा था कि ये मैच देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अब हम लोगों की बारी, हम इन्हें दिखाते हैं कि असली ताकत किसे बोलते हैं। जबकि ऊपर की तरफ जनरल गुमेंग अपनी टीम को यूं हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से के साथ वहाँ से चला गया, क्योंकि अब वो मिस्टर काउ को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मिस्टर काउ को तो अपनी जीत पर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ जनरल लू यहाँ मिस्टर काउ से कहता है कि तुम जिस लड़के को मरवाना चाहते हो वो काफी ज्यादा ताकतवर निकला। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही साथ इसके पास व्हाइट नाइटमेयर भी है, जो कि हम लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो इस लड़के को मरवाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रूल्स के हिसाब से बेशक इंसान एक दूसरे पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि इस लड़के की बॉडी में व्हाइट नाइटमेयर है, इसलिए उससे सोल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने किसी तरह से उस मूनलाइट फॉक्स को बुरी तरीके से हरा दिया तो इस लड़की की सोल को बहुत ही डैमेज हो जाएगा और इसके पास इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं बचेगी कि ये उस नाइटमेयर को खिला सके, और इसी वजह से वो नाइटमेयर इसकी सोल को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करके इसे जान से मार डालेगा। यहाँ जनरल लू का ये प्लान तो मिस्टर काउ को भी काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो खुश होते हुए कहते हैं कि जैसा तुम कहो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ ने यहाँ पर सेकंड फाइट शुरू करवा दी थी, जो कि जीमो आइलैंड की होने वाली थी नाइटमेयर आइलैंड के साथ। जीमो आइलैंड को लीड करने वाला था ब्रदर वोंग, जबकि नाइटमेयर आइलैंड की टीम का लीडर था गुफेंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 20 के 20 वॉरियर ने एक बार फिर से अपने सोल पैड्स को बाहर निकाल लिया। जबकि दूसरी तरफ अरीना के बाहर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मो यान और उसकी टीम वाकई में काफी कमाल की है, जो उन्होंने ज़ाओफेंग को हरा दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि अब उन लोगों का मुकाबला वांग किल्वो से हो गया। मुझे नहीं लगता कि वांग किल्वो को ये लोग हरा सकते हैं। जबकि साथ ही साथ कुछ लोग तो आपस में बैठ करते हुए कह रहे थे कि चलो शर्त लगाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये मामूली सी टीम आखिर वांग की टीम के सामने कितनी देर तक टिक पाएगी? और यहाँ उन लोगों की कही हुई बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वांग की टीम जितने भी थी उनके
पास बहुत ही सारा पावरफुल सोल पैड्स थे और ये सोल पैड्स फाइट इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये लोग जीत जाए, बल्कि ये लोग इसलिए लड़ रहे थे ताकि अपने सामने मौजूद जितने भी सोल पैड्स हैं उन्हें जान से मार डाले। इन लोगों के सोल पैड्स अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल थे। लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपटीशन तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन गुफेंग हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि हमें हिम्मत करनी ही होगी। जो सुनकर गुफेंग और उसके बाकी के बचे हुए 5 वॉरियर्स मिलकर एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। जबकि ब्रदर वोंग तो यहाँ कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि ये लोग तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, बल्कि वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग हार मान लो, इनकी सारी टीम को तो मैं अकेले ही हरा सकता हूँ। जिस पर वोंग के साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एक टीम फाइट है, प्लीज हमें भी थोड़े बहुत मजे लेने दो। जो सुनकर आखिरकार वोंग उनके साथ एग्री हो गया। जबकि टैंग यिंग ये सारी बातें सुनकर मोयान से सवाल करते हुए कहती है कि क्या सच में ब्रदर वोंग इतना सारा पावरफुल है, क्या हमें उसके साथ फाइट करनी भी चाहिए। जिस पर मोयान जवाब देते हुए कहता है कि जरा मत सोचो, वैसे भी बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर सबसे बुरा होना ही है तो वो ये होगा कि हम लोग इस फाइट को हार जाएंगे, तो इसलिए जरा फिक्र मत करो। अगर तुम नहीं जीत पा रही तो अपने सोल पैड को वापस बुला लेना। जबकि साथ ही साथ मोयान यहाँ पर अपने मन में मूजी से कहता है कि मूजी, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती। यहाँ ये कहने के बाद एक बार फिर से इन लोगों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिमो आइलैंड के जितने भी सोल पैड्स थे वो यहाँ नाइटमेयर आइलैंड पर बारी पड़ने लगे। उन्होंने बहुत सारे सोल पैड्स को जान से मार दिया, जबकि कई सारे घायल भी हो चुके थे। मोयान देखता है कि वहाँ पर गुफेंग और टैंग यिंग दोनों के सोल पैड्स भी घायल होकर वापस आ चुके हैं। अब यानी सिर्फ मूजी ही अकेले अरीना में बची थी, जो कि पूरी बहादुरी के साथ अरीना में अकेले ही रहकर उन सारे बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। लेकिन मोयान यहाँ अपने मन में सोचता है कि अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं जीत सकते। वो मूजी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मोयान यहाँ मूजी को हुक्म देते उसे वापस बुला लेता है। जो सुनकर मूजी भी ऑर्डर मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। वो तेजी के साथ मोयान की तरफ ही बढ़ रही थी ताकि मोयान वापस उसे अपने सोल स्पेस में भेज सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्रदर वोंग ऐसा होने नहीं देता। वो फौरन से अपने शैडो पर्पल बीस्ट को मूजी के पीछे लगा चुका था, जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। मूजी यहाँ बैरियर के बहुत ही ज्यादा पास पहुँच चुकी थी। मोयान इससे पहले कि उसे वापस अपने सोल सी में ले पाता, तभी मोयान महसूस करता है कि किसी ने उस पर सोल सप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते उसका मूजी के साथ कनेक्शन तोड़ दिया। मूजी एक तरह की फॉर्मेशन में फंस चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मोयान भी हैरान होते हुए देखता है कि उसकी सोल सी में ये किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर काउ ने किया था, जो कि मोयान से कह रहा था कि मूजी को वापस बुलवाने की आखिर तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है। अभी तो ये मैच इंटरेस्टिंग होने लगा, मैं चाहता हूँ कि मूजी थोड़ी और देर फाइट करे। इसलिए मिस्टर काउ ने चुपके से मोयान पर एक सोल सप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया है ताकि वो मूजी को अपने सोल स्पेस में वापस न बुलवा सके। इस फॉर्मेशन की वजह से मोयान और मूजी दोनों को ही काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।